तो अब प्रश्नावली एक दो, प्रश्नावली एक दो है ये। इसका मैंने यहाँ पर आइए, यूक्लिड हो गया है। अब एचसीएफ, एलसीएम और अंकगणित के आधारभूत प्रमेय जो है इसके विषय में मैं बताने जा रहा हूँ। कह रहा है कि आधारभूत प्रमेय है, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय है, उस पर यह आधारित है अंक गणित। इसलिए इसको ध्यान से सुनिए और हमेशा के लिए याद कर लीजिए क्या कि कोई भी भाज्य संख्या होती है, भाज्य अभाज्य के विषय में हम बता चुके हैं, तो कोई भी भाज्य संख्या होती है वो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में उनको व्यक्त किया जा सकता है। कोई भी भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या यह गुणनफल जो होता है वो अभाज्य गुणनखंड के क्रम को छोड़ करके यह अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब कि इसका गुणनखंड दूसरा नहीं हो सकता कहीं भी। तो इसको ऐसे हम समझते हैं कि 30 का गुणनखंड जैसे है अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 2 गुणे 5 है। अब देखिए जो 5 लास्ट में था वो 5 गुणे 2 गुणे 3, और यहाँ पर 3 5 और 3 है, 2 5 3 है। कहने का मतलब कि क्रम इधर से उधर हो सकता है लेकिन ये 30 के बराबर ही होगा। तो 30 का जो गुणनखंड है वो कहीं भी चले जाइए दुनिया में किसी देश में, उसका गुणनखंड क्या होगा, क्रम को छोड़ करके, और यही होगा, दूसरा नहीं हो सकता है। 30 का गुणनफल सिर्फ यही होगा, क्रम को छोड़ करके। क्रम इधर उधर हो सकता है लेकिन गुणनफल अखंड, ये जो है अभाज्य संख्याओं का जो गुणनखंड है ये क्या है, ये हमेशा इतना ही होगा। अभाज्य गुणनखंड जो है, अभाज्य गुणनखंड वो हमेशा इतना ही होगा। चलिए अब प्रश्नावली हम 1.2 पर आते हैं। जैसे 156 का गुणनखंड हमको निकालना है तो क्या करेंगे, इसको 156 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती है, 2 होती है और 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। ऐसे इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, पहले 2 से देखेंगे। तो 2 सते 14, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 9 18, फिर करेंगे 13 से 13 39। इस तरह से इसका गुणनखंड आ गया हमारा क्या, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसको लिख सकते हैं कि 2 स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। इसी तरह से 3825, 3825 का अगर हम करेंगे गुणनखंड तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम 2 से देखते हैं। किससे देखते हैं, तो 2 से ये नहीं जा रहा है, क्या कर रहा है, 2 से ये नहीं जा रहा है। तो 3 से देखेंगे तो 3 से भी नहीं जा रहा है। अभी 5 से देखेंगे क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 से देखते हैं। 5 छका 30, 5 सते 35, 5 सते 35 और 5 छका फिर 30, 50 25। फिर हम देखेंगे क्या, 5 से 5 एकम एक के 50 25 पंक्ति आई 15। अब आ गया 153। अब देखते हैं कि ये किससे जा रहा है, तो क्या करेंगे, अब ये नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे हम इसको, फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, 3 है। तो 3 से देखते हैं, 3 पचे 15, 3 एकम एक के। उसके बाद ये क्या होता है, 51। 51 किसके पहाड़ा में आता है, तो देखेंगे क्या, वो क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो ये होता है 3 से अगर करेंगे तो 3 एकम एक के, 3 सते 21 और 17 जो है वो हमारा आ गया अभाज्य संख्या, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे 17 वन मतलब है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17 बराबर 2,
5 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 17। इस तरह से अब इसका भी करेंगे 505। तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि 1 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 है तो क्या हो जाएगा, 5 से हम देखते हैं तो 5 से ये एक बार जाएगा, 5 एकम एक 001। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, इसको हम देखते हैं 3 से जा रहा है कि नहीं। 3 सते तितरी का 9 है, अब फिर हो जाएगा तितरी का 9, नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे, 7 से देखेंगे, 5 से देखेंगे, 7 से देख रहे हैं, 7 एकम 1 के 3 बच गया, 17 चौक 28, 17 का 21 हमारा चला गया। अब हम देखते हैं कि किससे जा रहा है, ये है 3 है तो 3 से देखेंगे, 3 चौका 12, नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे, 5 से देखेंगे, 7 से देखेंगे। यहाँ पर एक चीज आ रहा है कि यहाँ अगर 11 से देखते हैं तो एक मरतबे, इसलिए इसको 11 से ले जाते हैं, 11 एक मरतबे, 11 11 तिया 33। इस तरह से इसका हमारा आ गया 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ऐसा है कि हमेशा याद रखना चाहिए कि ये जो है इसका जो गुणनखंड होता है 1001 का, वो क्या होता है, 7 11 और 13 होता है। इसको याद रखना चाहिए, तभी जाकर के ये बनेगा, नहीं तो परीक्षा के दिन आप लगिएगा इसमें बहुत समय किल हो जाएगा और बनाने में दिक्कत होगा। दूसरा क्वेश्चन जो है पूर्णांकों के लिए, युग्मों के लिए HCF और LCM इसका ज्ञात करना है और उसके बाद जांच करना है कि LCM और HCF का गुणनखंड गुणा जो होता है वो क्या होता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोनों संख्याएं इसमें क्या है, 26 और 91। तो पहले इसका हम क्या अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका निकालेंगे, इसलिए कि यही चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसका हम गुणनखंड निकालते हैं 26 का। तो 26 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 से 13, अरे 26 का क्या हो जाएगा, 2 से हो गया 13, 13 दूनी 26। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है 91, 91 का क्या हो जाएगा, 13 91, 13 91, 13 गुणे 7। अब बताइए इसका HCF क्या होता है, HCF होता है कि दोनों जो अभाज्य गुणनखंड है, दोनों संख्याओं का जो अभाज्य गुणनखंड है, तो पहले उसमें देखेंगे कि उसमें उभयनिष्ठ क्या है, उभयनिष्ठ कौन सी संख्या है। तो पहले हम देखते हैं कि 2 इसमें नहीं है, 13 इसमें है, तो 13 क्या है, उभयनिष्ठ है, 7 इसमें नहीं है, तो 13 उभयनिष्ठ हो गया। और सबसे कौन, ये सबसे छोटे घात का भी है, तो ये हमारा हो गया HCF, यहां लिखेंगे HCF 26 और 91 का, ये हमारा हो गया कितना, 13। और कह रहा है कि इसको जांच करना है तो हम जांच कर रहे हैं क्या, 26 गुणे 91 और बराबर होना चाहिए कितना, इसका HCF LCM भी निकालेंगे। LCM क्या हो जाएगा, LCM क्या होता है, सभी संख्याएं बड़ी घात के साथ। तो इसमें बड़ी घात क्या है, एक ही है, इसलिए क्यों एक है, तो यहाँ लिखेंगे, अगर छोड़िए ये बाद में समझा देंगे। तो LCM जो है इसका क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 13, 2 गुणे 13 गुणे
एलसीएम इसका हो जाएगा 2, 7, इसको मिटा देते हैं। 2, 7 गुणे 13, सभी संख्याएं बड़ी घात के साथ। तो हमारा 2 और 13 और 7 आ जाएगा। ये आ जाएगा कितना, 7 दूनी 14 और 13, 14 13 में गुणा करेंगे तो क्या हो गएगा, 12 का 2, 3 1 4, 14, 182। ये हमारा आ जाएगा 182। तो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, तो दोनों संख्या को जब गुणा करेंगे 182, यहाँ क्या है, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 13, एचसीएफ 13 गुणे एलसीएम हमारा कितना है, एचसीएफ गुणे एलसीएम, तो इस तरह से 26 91 बराबर, ये दोनों का गुणा करेंगे क्या है, एचसीएफ क्या है, एचसीएफ इसका है 13, तो एचसीएफ 13 लिख देंगे, गुणे एलसीएम कितना है 182, 182। इसको हम गुणा करेंगे, इसको हम गुणा करेंगे तो 182 में 13 से गुणा करेंगे, 182 गुणे 13, 6 और 3 का 24 के 4 2 3 2 5 2 8 1 6 6 8 5 13 के 3 हाथ में 1, 1366, ये हमारा आ गया 1366। हाँ, यहाँ पर ये जो कर रहे हैं गुणा में, यहाँ पर 8 5 13 हाथ में 1 है, तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ गलत हो रहा था, तो यहाँ 2366, और इसको भी गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2366। इसका मतलब कि क्या है, सही है, यही कह रहा है कि जांच करना है, दोनों को गुणा करेंगे, कौन, दोनों संख्याओं को और एचसीएफ और एलसीएम को, तो वो अगर बराबर हो जाता है तो समझिएगा कि सही है। ठीक है, अब आ जाइए दूसरा पर। दूसरा क्या है, दूसरा में है 92 का करते हैं, 92 का गुणनखंड करते हैं। तो हमको दूसरा जो संख्या है 510 और 92 का क्या निकालना है, इसका एचसीएफ, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 92 का पहले देखते हैं, 92 का, 92 को करेंगे तो 2 चौके 8, 2 छक 12, फिर आ जाएगा 2 दूनी के 4, 2 तीन 6, इस तरह से इसका 23 क्या है, यह एक अभाज्य संख्या है, इसलिए इसका हम लिखेंगे 92 का। अच्छा, ये भी कर लेते हैं 510 का, चलिए 92 का लिख देते हैं। 92 का गुणनखंड हो गया 2 गुणे 2 गुणे 23, मतलब कि 2 का स्क्वायर गुणे 23, ये हमारा क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया, किसका, 92 का। अब हम देखते हैं 510 का, 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 510 का अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे तो पहले हम करेंगे, कोई भी पहले 2 से देखते हैं, 0 है, 2 दूनी के 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10। अब ये लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये 5 से कटेगा या 3 से कटेगा, 5 से ही देखते हैं, 5 25, 5 एकम 1 के, फिर क्या करेंगे, 17, 17 तिया 51, तो ये इसका गुणनखंड आ गया क्या, 5 17। तो इसका आ गया कितना, 17 तिया 51।
इसका आ गया 2 × 3 × 5 × 17। अब देखिए इसका HCF कितना हो जाएगा। ये दोनों कैसे, दोनों में क्या है, पहले क्या देखते हैं, उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर 2 है और उभयनिष्ठ, दोनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए छोटी घात के साथ ना। तो यहाँ पर क्या है, 2 है, दोनों में उभयनिष्ठ है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 17 नहीं है, तो उभयनिष्ठ सिर्फ 2 है। इसका HCF हो गया 2। एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम हो गया सभी संख्याएं बड़ी घात के साथ। तो बड़ी घात इसमें क्या है, 2 स्क्वायर है, तो इसको ले लेंगे 2 स्क्वायर गुणे, अब सभी संख्याएं ले लीजिए, इसमें 2 ले लिए हैं तो 3 5 17, 3 × 5 × 17 गुणे, इसमें बच रहा है 23। इसको जब हम गुणा करेंगे ये इसको, तो ये हमारा क्या आता है, दोनों को गुणा करेंगे और ये इसको गुणा करते हैं क्या, पहले लिखेंगे दोनों संख्याएं क्या है, 510 गुणे 92 बराबर HCF गुणे LCM। यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2 स्क्वायर गुणे 3 × 5 × 17 गुणे 23। ठीक है, तो ये दोनों का जब हम गुणा करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा, दोनों को गुणा करते हैं हम, 510 है, 510 है और 92 है, 510 गुणे 92 ये बराबर आ जाएगा 0 2 5 दूनी 10 9 0 0 9 9 5 45। तो ये हमारा आ गया 0 2 9 6 4 4 6 920, 4920। और इसको गुणा करके देखते हैं कितना आ रहा है, ये गुणा करेंगे 2 दूनी के 4 4 3 12 12 5 60 है, तो 60, तो यहाँ पर लिखेंगे 60 गुणे 17 गुणे 23 और इसको गुणा भी कर रहे हैं तो 60 और 17 170, 17 5 50 70 6 दिलोत्तर से 102 और गुणे 23, इसको गुणा कीजिएगा तो ये आ रहा है 46,920, मतलब कि दोनों बराबर आ रहा है, इसलिए ये सही है। अब हम आते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन 2 हो गया है, क्वेश्चन 3 पर। क्वेश्चन 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 3 है HCF अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांक का HCF ज्ञात कीजिए। HCF और LCM सिर्फ ज्ञात करना है 3 संख्या का, उसको देखते हैं हम। तो इसको मिटा रहे हैं, फिर क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ, पहले क्वेश्चन 5 हम सॉल्व लिख लिए, 5 सॉल्व करेंगे, उसके बाद 6। क्वेश्चन 5 क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए, प्रकृत संख्या आप जानते हैं ना, प्रकृत संख्या n क्या होती है, 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक जाती है। कह रहा है कि कोई प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर क्या है, कोई प्रकृत संख्या है n, तो क्या वो 0 पर समाप्त होगी। हल, तो क्वेश्चन 5 का हल कर रहे हैं क्या, हल जो है इसका होगा 6n को हम लिख सकते हैं 2 × 3 का पावर n। एक बार बताइए, 2 और 3 के गुणनखंड में कहीं अंत में 0 आता है, चाहे 6 का ही देख लीजिए, 6 6 1 या 6 6 2 जा 12, 6 3 जा 18,
ये जो है, ये 2 और 3 के गुणनखंड में क्या कहीं आ रहा है क्या? जीरो जो अंत में हो तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तो जीरो आने के लिए हमको 2 के साथ 5 का गुणनखंड चाहिए, मतलब कि 2 के साथ 5 का अगर गुणा होगा तभी जीरो आ सकता है, और नहीं तो 2 का कोई भी है वो 3 से गुणा करेंगे या 3 का गुणनखंड करेंगे। इस तरह से ये अगर आएगा, चाहे ये n का मान कुछ भी हो, तो अंत में जीरो नहीं आएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि 2 के साथ 5 का गुणनखंड में होना आवश्यक है। आवश्यक है। संख्या जीरो पर अंक के लिए। तो लिखेंगे कि इसमें गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए 6 पावर n कभी भी अंतिम अंक जीरो पर समाप्त नहीं होगा। ये हो जाएगा। इसको लिख लीजिए, व्याख्या कीजिए कि ये अब क्वेश्चन 6 क्या है? 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। दूसरा संख्या क्या है? 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 जोड़ 5 कह रहा है। तो दो संख्याएं ये हो गई। कह रहा है कि इसको बताइए कि ये भाज्य संख्याएं हैं, तो बताने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें से हल कर रहे हैं। हल क्या करेंगे? हल में इसको कॉमन लेंगे। 13 को, यहाँ प्लस है, क्या है? प्लस है। और इसका अर्थ है कि 13 यहाँ से कॉमन लेंगे, इसका मतलब कि इसके अंदर है 1, इसके अंदर है 1, इसके मान में अंतर नहीं पड़ता है। अब 13 हम कॉमन जब लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा? 13 11 गुणे 11 7 है ना। हाँ, तो 7 गुणे 11 जोड़ 1, तथा इसमें से दूसरे में से लेंगे क्या? 5 है यहाँ पर, तो 5 लेंगे कॉमन। 5 लेंगे तो ये हमारा बच जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1 जोड़ 1। यहाँ से कॉमन लिए तो 13 हम यहाँ से कॉमन ले लिए, दोनों में है, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ 1 बच गया, और यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 7 गुणे 11 यहाँ बच गया, 7 गुणे 11 यहाँ बच गया। और यहाँ पर क्या हुआ? 5 ले लिए हैं कॉमन, तो ये 7 6 4 3 2 1, 7 6 4 3 2 1, और यहाँ पर बच गया 1। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि यह 13 का मल्टीपल है। क्या है? 13 का मल्टीपल है, और ये 5 का मल्टीपल है। तो क्या हो गया? और एक तो सब में होता ही है, तो इसलिए यह संख्याएं यहाँ लिख देंगे, यह 13 का क्या है? गुणनखंड है। गुणनखंड है, इसलिए क्या है? भाज्य संख्या है।
इसको भी लिख देंगे कि यह 5 का गुणनखंड है, इसलिए भाज्य संख्या है। ये आपका हो गया। ये आ गया 1.2। अब है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। यहाँ हम आते हैं यहाँ पर हो गया अंगगणित के आधारभूत प्रमेय अंक, इसको अब पढ़ाएंगे अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम आते हैं क्या, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। तो ये प्रश्नावली 1 और .3, ये प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली 1.3, प्रश्नावली 1.3 में 3 क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन पर आधारित ही इसमें क्या है, उदाहरण है। अगर हम 3 बना देते हैं तो उसी आधार पर उसको देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, और अपने से बनाने का भी अभ्यास कीजिएगा जिससे कि आप स्वयं बना सकें। तो इसके लिए मैं फिर आ रहा हूं और ये तीनों क्वेश्चन का सॉल्व करूंगा। ये प्रश्नावली 1.3, प्रश्नावली 1.3 में हमारे 3 संख्या है, जैसे √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमें सिद्ध करना है। तो इस तरह का √2, √5 के जगह हम क्या करेंगे कि √3 को रख करके, √2 को रख करके या √7 को रख करके, ऐसे हम जैसे इस √5 को सिद्ध करेंगे, उस 5 को हटा करके √3, √2, √7 रख करके आप अभ्यास कर लीजिएगा। इसलिए कि √2 और √3 का दिया हुआ है उदाहरण में, इस तरह से आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें एक लाइन भी जो मैं लिख रहा हूँ वो छोड़ना नहीं है, हूबहू उसी तरह से लिखना है, और इसको ध्यान से देखिएगा। तो ये मैं सिद्ध करूंगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जिसके लिए आपका ये उदाहरण भी आपका √3 और 2 उस सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो मेरा फोन नंबर है एडू श्री मैथ पर जुड़ने का कोशिश कीजिए। ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसका मैं समझ पैदा न कर सकूं। तो यहाँ पर आइए, दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है 3 + 2 √5, और सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो अपरिमेय संख्या में इसमें दिया हुआ है 3 क्वेश्चन, इसको मैं लिख लेता हूं। पहला क्या है, 1/√2, दूसरा क्या है 7√5, तीसरा इसलिए नहीं दे रहा हूं कि इसी तरह का क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसको अगर साबित आप कर दीजिएगा तो हूबहू यही है। तो यहाँ पर हम आ रहे हैं पहला सिद्ध करने के लिए, क्वेश्चन 1, ठीक है। इसको लिखने के लिए ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 5√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है, और ये अपरिमेय संख्या है भी। तो इसके उल्टा हम इसको कहते हैं कंट्राडिक्ट, इसके उल्टा लेकर के चलते हैं और साबित करते हैं कि उल्टा ये परिमेय, इसको लेकर के चलेंगे कि परिमेय संख्या है, और बाद में हम साबित करेंगे कि ये परिमेय संख्या नहीं है। तो 2 ही संख्याएं होती है। आपको वास्तविक संख्याओं में, रियल नंबर में मैं पढ़ा चुका हूं, 2 ही संख्याएं होती है, या तो परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या होगी। तो जब हम साबित करेंगे इसको परिमेय संख्या लेकर के और साबित करेंगे कि ये परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब है कि अपरिमेय संख्या है। अरे 2 ही संख्याएं हैं, परिमेय या अपरिमेय। जब परिमेय नहीं है तो क्या है, अपरिमेय है। इसलिए इसको अब मैं कर रहा हूं। तो हल में आते हैं, हल इसका क्या होगा, अतः लिखते हैं ये है क्या, अपरिमेय संख्या, लेकिन हम मान रहे हैं इसके विपरीत, इसके विपरीत हमने माना, क्या माना कि √5
एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तब इसको लिख सकते हैं, तब √5 को लिख सकते हैं a/b, जिसे p/v के रूप में हम लिख सकते हैं। यहाँ पर a और b को जो लेते हैं वो a b सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये सह अभाज्य संख्याएं हैं, इसका मतलब कि दोनों में गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक है। सहभाज्य संख्या के विषय में मैं बता चुका हूं, दोनों के बीच a और b के बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, या दोनों का एक है महत्तम समारोह, उसको कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। तो हम इसको सह अभाज्य संख्याएं लिए हैं, मतलब कि एक को छोड़ करके इसमें दूसरा कोई कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड ये दोनों के बीच में नहीं है। अब इसको हम क्या करते हैं कि इसको लाते हैं इधर, b√5 बराबर a, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर 5 का हो जाएगा 5, तो यहाँ लिख सकते हैं 5b² बराबर a स्क्वायर। ये तो सबको पता है, √5 को जब स्क्वायर करेंगे तो वो 5 हो जाता है। यहाँ पर a स्क्वायर बराबर इतना हो गया। देखिए a स्क्वायर क्या है, 5 का गुणनखंड है, मतलब कि 5 गुणा हो रहा है b स्क्वायर से। तो जब गुणनखंड है इसका मतलब कि a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित होगा। इसके पहले मैं बता चुका हूं कि कोई भी चीज गुणनखंड है तो वो क्या होता है, उसको विभाजित करता है। अगर ये 4 गुणनखंड है 5 का, तो 4 विभाजित करेगा 20 को, 4×5 = 20, या 5 गुणनखंड है तो 5 विभाजित करेगा इसको, 5 का 20। इस तरह से ये गुणनखंड है किसका, b स्क्वायर का, तो ये a स्क्वायर को क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो लिखेंगे कि 5 गुणनखंड है a स्क्वायर का, इसलिए 5a स्क्वायर को विभाजित करेगा। ठीक है। अच्छा, आप जानते हैं कि जो दूसरा जो हमारा प्रमेय है 6.2, कि जब a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो a को भी विभाजित करेगा, इसलिए 5 जो है a को भी विभाजित करेगा, 5 a को भी विभाजित करेगा। अब 5 का ये गुणनखंड है क्या, a स्क्वायर, मतलब कि a 5 का गुणनखंड है, तो इसको लिख सकते हैं, मान सकते हैं कि माना a बराबर क्या, a बराबर 5c, 5 का गुणनखंड है तो हम कोई c कोई संख्या है तो 5 का गुणनखंड है, हम ले सकते हैं। तो माना a बराबर 5c, ये मान रखने पर, a का मान रखने पर क्या हो जाएगा, 5b² बराबर 5c का स्क्वायर, इसको लिखेंगे 5b² बराबर 25c², इसलिए b² बराबर यहाँ 25/5, c² बराबर 5c², b²। यहाँ पर देखिए ये b² 5 इधर जब गया तो क्या हुआ, कट करके आ गया 5, ये कट जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 5c², b² भी हमारा आ गया 5c², मतलब कि b² भी
5 का गुणनखंड है। तो लिखेंगे कि बी स्क्वायर 5 का गुणनखंड है, इसलिए 5 से विभाजित होगा। इसी तरह 5 से बी भी विभाजित होगा। 5 स्क्वायर, बी स्क्वायर जब 5 से विभाजित होगा तो बी भी 5 से विभाजित होगा। लेकिन हम लोग मान करके चले थे कि यहाँ पर क्या है, ए बी सह अभाज्य है, मतलब कि इसका कोई गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक है। लेकिन यहाँ पर आ गया कि ए भी 5 का गुणनखंड ए भी निकल गया और बी भी 5 का गुणनखंड निकल गया। इसका मतलब कि दोनों में 5 क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो हमारा जो मानना था वो हमारा गलत था। इसी को हमको कैसे लिख देना है कि यहाँ पर हम लिख सके कि ये साबित हो जाए। तो इसके लिए लिखने का तरीका है कि हम लिखेंगे कि ए बी सह अभाज्य संख्याएं थी, ठीक है। लेकिन अब ए तथा बी दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ गया, इसलिए हमारा मानना कि √5 एक परिमेय संख्या है। यह जो हम माने थे, क्या माने थे कि √5, इसके विपरीत हमने माना √5 एक परिमेय संख्या है। ये हमारा मानना क्या है, हमारा मानना वो गलत था, परिमेय संख्या है, गलत था, गलत था। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और हम मिटा रहे हैं, हम आ रहे हैं दूसरे क्वेश्चन पर। इसको लीजिए स्क्रीनशॉट, हाँ मिटा रहे हैं। आ गए कुछ क्वेश्चन दो, दूसरा क्या है, क्वेश्चन 2, सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। हल क्या है, माना, इसके विपरीत माना। चलो वही चीज लिखते हो तो लिखो, इसके विपरीत माना। क्या माना, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। इसके विपरीत हमने मान लिया कि ये परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसको लिख सकते हैं, तो लिखेंगे तब 3 + 2√5 बराबर, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको,
और ए बी जो है उसका क्या है, ए बी सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब ये सह अभाज्य संख्याएं हैं, इसको क्या करेंगे तब, इधर से उधर ले जाएंगे, 2√5 बराबर आ जाएगा a/b-3, या इसको, इसका 1 है, इसको हम जब एलसीएम लेकर के b और करेंगे तो b बराबर हो जाएगा a+3b, माइनस है -3b। इसलिए √5 बराबर, अब ये 2 यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई है, इसको ले जाते हैं दाहिने साइड, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, गुणा है, तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे a-3b बटा 2b। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये क्या है, a-3b + 2b, ये क्या है, हम लोग क्या लिए थे, अभाज्य, ये संख्या लिए थे, तो ये हमारा परिमेय संख्या है। क्यों, ये क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं, इसलिए यह क्या हो गया, यह एक परिमेय संख्या हो गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि a-3b बटा 2b एक परिमेय संख्या है जो √5 एक अपरिमेय संख्या के बराबर है। अच्छा, एक बात बताइए, इसके पहले हम लोग साबित किए कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसके बराबर है, किसके, परिमेय संख्या के, तो इसी को लिखेंगे कि यह इसके बराबर है। क्या है, ये गलत है, ये होता नहीं है, मान परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं होती है, इसलिए इसको लिखेंगे एक अपरिमेय संख्या है जो इतना के अपरिमेय संख्या के बराबर है, जो गलत है, जो गलत है, कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। हमारा मानना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, गलत था। तो यह हमारा मानना कि यह एक परिमेय संख्या है, मानना जब गलत हो गया, मानना गलत था, तो दो ही संख्याएं होती है, परिमेय और अपरिमेय। इसलिए अब लिखेंगे, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा साबित हो गया। चलिए, इसमें स्याही कम हो गया, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आते हैं क्वेश्चन 3 पर, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आ रहे हैं क्वेश्चन 3 पर। क्वेश्चन 3 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 3 पर आइए। क्वेश्चन 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। चलो हम पहला को सिद्ध करते हैं
ये 1 बाई आजा 1/√2 का है। तो हल में आते हैं, हल क्या लिखेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तब 1/√2 बराबर हो जाएगा a/b। यहाँ लिख देंगे a b सह अभाज्य संख्याएं। अब ये सहअभाज्य संख्याएं हैं, इसको लिखते हैं आगे 1 ये जो √2 है, देखिए इसमें हम गुणा करते हैं ऊपर √2 और नीचे √2 से, तो मान में अंतर नहीं आएगा। 1√2 को ऊपर नीचे अगर गुणा करते हैं तो ये कट जाएगा और 1√2 ही रहेगा, मान में अंतर नहीं आएगा। तो इसको हमेशा लिख सकते हैं a/b। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि ये 2 रूट और 2 रूट गुणा हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो ऊपर हो गया √2 मतलब नीचे हो गया 2 बराबर a/b। इसलिए √2 बराबर हमारा हो गया √2, यहाँ रह जाएगा, ये जगह गुणा हो गया 2a/b। अब जो है यहाँ पर वही बात आ गई, वही चीज जो इसके पहले लिखे हैं वही चीज लिख देना है। और इसको लिखने का क्या ढंग है, √2 एक अपरिमेय संख्या है जो परिमेय संख्या 2a/b के बराबर है। अब ये अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। देखिए ये संख्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या। अब यहाँ पर आ गया कि उसके बराबर है, इसका मतलब कि ये गलत है, ये होता नहीं है। तो इसको लिखेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है जो परिमेय संख्या 2a/b के बराबर है। बराबर है, तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या कभी भी प्रमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। इसलिए हमारा मानना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, गलत था। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, इसलिए 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको ध्यान से देखिए, ये लिखना जरूरी है, इसमें से एक लाइन एक शब्द भी आप छोड़ नहीं सकते हैं। इसका इस तरह से अभ्यास कर लीजिएगा। ये है, चाहे √5 वाला पहला जो क्वेश्चन है वो भी है, इस तरह से अभ्यास करके, और √3 और √2 के लिए अभ्यास कर लीजिएगा। अब आगे पीछे तो हम भैया हैं, हमारा फोन नंबर है, और एडू3 मैथ से जुड़िए और क्या इस तरह का अनुभव लीजिए कि ये कोई भी चीज का समझ पैदा हो जाए। हम पढ़ाते नहीं, हम समझ पैदा करते हैं। चलिए आगे हम आते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको
वीडियो ये स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हम मिटा रहे हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, वही है। दूसरा क्वेश्चन है 7√5। क्या है? कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। इसको अपरिमेय हमको सिद्ध करना है, तो इसके विपरीत हम मानेंगे क्या? इसके विपरीत माना। हल में आ गए, हल। ठीक है, इसके विपरीत माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। इसके विपरीत हमने माना, तब क्या हो जाएगा? 7√5 बराबर हो जाएगा a/b, जहाँ a b सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसको आगे लिखते हैं। √5 यहाँ रह जाएगा। ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर हम करते हैं तो ये क्या है? मल्टीप्लाई है, आगे जाकर के क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो 7b। अब फिर वही बात जो इसके पहले हम लिखे थे, ये लिख देना है। क्या? ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। यहाँ पर लिखेंगे क्या? अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। इसलिए 7/5 मानना कि एक परिमेय संख्या है, इतना मानना गलत था। क्या चलो संख्या है, गलत था। इसलिए देखिए, परिमेय नहीं होगा तो अपरिमेय होगा ही, दो ही ना संख्याएं होती है, परिमेय और परिमेय। तो ये हमारा मानना कि परिमेय संख्या, ये हमारा मानना कि एक परिमेय संख्या है, गलत था। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए यही साबित करना था। तो ये हमारा हो गया। ये हम आ गए कहाँ? 1.3 पर। अब हम आएंगे कहाँ? परिमेय संख्याओं का, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण हो गया। अब हम आएंगे यहाँ, आ गए हम यहाँ। उसके बाद आ जाएंगे बहुविकल्पीय पर, और ये चैप्टर खत्म करेंगे। और ये शॉर्ट वीडियो है। अगर बाई द वे कहीं किसी को अगर असुविधा हो तो मेरा फोन नंबर है, और जुड़ने की कोशिश कीजिए। अगर समझ पैदा करनी हो तो आ जाइए एडू श्री मैथ पर।